नमस्ते, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और आज मेडी फ्राइडे में हम क्लिनिकल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अनोखी केस पहेली पढ़ेंगे। अभी लेटली हमने बहुत सारी पढ़ाई केस पहेली के फॉर्म में करनी शुरू की है कि एक केस को सस्पेंस फिल्मों की तरह या शर्लॉक होम्स की तरह हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कहानी किस दिशा में जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, पर चलो कोशिश करते हैं। चैट बॉक्स रेडी रखना, एक एक शब्द के आंसर पूछूंगा आपसे और क्या डायग्नोसिस निकलेगा आप सोच नहीं सकते। चल ठीक है साहब, तो नौशिया वॉमिटिंग की केस पहेली है। पहला प्रश्न मेरा ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे। एक यंग न्यूली मैरिड फीमेल आती है आपके क्लिनिक पे या आपके अस्पताल में, उसको हो रहा है नौशिया और वॉमिटिंग। बताओ उसका डायग्नोसिस क्या है? प्रेगनेंसी 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 प्रेगनेंसी, शाबाश शाबाश। इसको एक कहते हैं, इसको मैं मार्केटिंग में एक बड़ा अच्छा बायस होता है, मुझे उसका नाम भूल गया है, पर वो ये कहता है कि आपने जो पहले देखा है, आप मान के चलते हो कि जो पहले देखा था वही ये भी होगा। तो आपको लगता है कि जैसे ही मैंने कहा कि यंग है, न्यूली मैरिड है और यंग है, न्यूली मैरिड है और नौशिया वॉमिटिंग लेके आई है, सबको एक ही चीज दिख रही है कि नहीं साहब इसको तो प्रेगनेंसी ही है, इसका तो यूपीटी ही करवाना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहानी का डायरेक्शन बदल देते हैं। Young newly married female comes with nausea, vomiting and diarrhea. What is your diagnosis? यंग न्यूली मैरिड है, यंग 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 कह रहा हूं, 25 मान लो, 24 मान लो। अब बताओ क्या है डायग्नोसिस? एज बता दी। यंग मतलब बच्चा नहीं है, न्यूली मैरिड है ना, बाल विवाह नहीं है। हाँ, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट दोगे अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में? बताओ। वो पीपीआई नहीं देंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, एंटेराइटिस है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पीपीआई नहीं देंगे। अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक दोगे कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिख दी, बस यही चाहता था मैं, यही चाहता था। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज वायरल है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हर एक में अपन एंटीबायोटिक टिका देंगे। छोड़ो, आगे चलते, मुझे आज गैस्ट्रोएंटेराइटिस में उतना इंटरेस्ट है नहीं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आपने इसको एग्जामिन किया और आपकी पल्स है 48, बीपी है 90/60, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये क्या हुआ है? व्हाइट बोर्ड ले लिया है, क्रॉस कर दे। हाँ, सेटिंग्स में जाके मोर में जा, मोर में सेटिंग्स में जाके व्हाइट बोर्ड वगैरह को ऑफ करना पड़ेगा, कुछ नई सेटिंग्स आ गई हैं आजकल जूम में। हाँ, आप लोग जवाब लिखो जरा। नहीं 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 नहीं। ठीक है, हाँ रहने दे, हाँ कुछ करे तो डिक्लाइन कर देना, बच्चों को समझता नहीं। हाँ हाँ, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कार्डियक कॉज, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कार्डियक कॉज, लो बीपी। ध्यान से देखो, एक बड़ी गड़बड़ है इस चीज में, बहुत बड़ी चीटिंग है, और ये मुझे इसी आदमी ने सिखाई है। ब्रेडिकार्डिया, किसी को डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेटेड है, 90/60 का बीपी है, उसकी पल्स 48 क्यों चलेगी? शॉक वॉक सब ठीक है, उसकी पल्स 48 नहीं चलनी चाहिए। तो 48 चल रही है तो क्या करें? अरेस्ट नहीं है बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो? अगर किसी की पल्स 48 चल रही है तो क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, एमएलसी बना दें उसका? नहीं नहीं, एमएलसी क्यों बनाएंगे इस बात के लिए? ठीक है साहब, हमने उसके, नहीं टाइफाइड नहीं है बच्चे, हमने उसके और एग्जामिन करने गए, हमारा भी दिमाग ठनका, और हमने कहा कि यार ये 48 की पल्स क्यों चल रही है, इसमें तो 120 चल रही होती तो ज्यादा मजा आता। तो थोड़ा सा टेंशन हुआ, हमने कहा कि भैया कुछ गड़बड़ है। उसके हमने प्यूपिल एग्जामिन किए और उसके प्यूपिल स्मॉल थे और पिन पॉइंट थे, और उसमें स्मेल आ रही थी केरोसिन की। अब देखो,
कैसे डायग्नोसिस बदलते हैं? कहानी वही की वही है। एक पर्दा खुलता है, महिला तुरंत न्यूली मैरिड में प्रेगनेंसी से चेंज होकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस बन जाती है, डायरिया होते से ही। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जरा सा चेंज होते से ही वो टाइफॉइड दिखने लग जाती है। और ठीक से एग्जामिन किया तो इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। मेडिकल में डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक चीज होती है। आप हमेशा एक वर्किंग हाइपोथेसिस लेके चलते हो और उसके 2 या 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके चलते हो हमेशा। ठीक है, अगर कोई आया है उसको नौशिया वोमिटिंग है, आप मोस्ट कॉमन कॉज को सबसे पहले रखोगे, लेकिन एक या दो अल्टरनेटिव सोचोगे। फिर आप अपनी थ्योरी पे आगे बढ़ोगे, उसको प्रूव करने के लिए आप एग्जामिनेशन करोगे। उस एग्जामिनेशन में आपको कुछ गड़बड़ लगती है, अपनी थ्योरी से उल्टा जाता है, तो फिर आप उस दिशा में सोचोगे। इस तरह से आप फिर अगली स्टेप पे जाओगे कि अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट कराओगे। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ फीवर आया है, वायरल ही होगा, ऐसा नहीं है। या कि यंग फीमेल है तो प्रेग्नेंट ही होगी, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये कहानी कैंसर भी बन सकती थी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज नॉट कि ये करना है या वो करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि मेक अ वर्किंग हाइपोथेसिस, एक वर्किंग हाइपोथेसिस रखनी कि ये मेरा प्राइमरी डायग्नोसिस है और ये 2 या 3 मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मुझे ये लेके चलते हैं। यहां की कहानी ट्रीटमेंट की नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अच्छे से मैंने 1% बेटर में देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक दूसरा है और ये टॉपिक मेरा है भी नहीं, क्योंकि ये मुझे आता भी नहीं। यहां मेरे एक्सपर्ट दूसरे हैं, वो पढ़ेंगे भी कुछ और। हमारा टॉपिक ये है कि पेशेंट का एमएलसी करना है कि नहीं करना है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। आप में से जो लोग पुराने कोर्सेज में हैं, 1% में हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर पंकज नेमा। डॉक्टर पंकज नेमा एसोसिएट हैं फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में, सेम्स मेडिकल कॉलेज में, इंदौर में। और वो ऐसे आदमी हैं कि उनके पास आपने मरीज भेजा तो उसका डायग्नोसिस बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो वहां पे इमरजेंसी भी हैंडल करते हैं और पोस्टमार्टम भी हैंडल करते हैं। तो डायग्नोसिस बनेगा। कब बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, जिंदा या मुर्दा वो आपको बताएंगे जरूर कि इसको था क्या। दूसरी बात कि ये डॉक्टर साहब चूंकि एक तरफ तो मुर्दों से डील करते हैं, उनको खोल खोल के देखते हैं, और दूसरी तरफ जिंदा लोगों की इमरजेंसीज हैंडल करते हैं। तो ये बड़े यूनिक किस्म के डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान में इस तरह के कम लोग होंगे, क्योंकि फॉरेंसिक वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो फॉरेंसिक वर्क में ही होते हैं। ये डॉक्टर साहब जनरल प्रैक्टिस करते हैं, ओपीडी पेशेंट्स देखते हैं, एक तरफ इमरजेंसी केयर देखते हैं और एक तरफ फॉरेंसिक देखते हैं। तो इनका टच तीनों तरह के मरीजों से है। इसके अलावा लीगल वर्क में इनका बहुत इंटरेस्ट है। ये डॉक्टरों को कंसल्टेशन देते हैं। जैसे आप में से कई सरकारी डॉक्टर्स होंगे, सरकारी डॉक्टरों को कई बार पोस्टमार्टम्स करने पड़ते हैं, विक्टिम्स के एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, रेप विक्टिम्स के एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों में डॉक्टर्स को कंसल्टेशन देते हैं कि आपने पोस्टमार्टम किया, अब आपको नहीं पता कि इसकी फाइंडिंग को कैसे लिखना है, तो ये आपको कंसल्ट करते हैं। या कि जैसे आपने कोई मेडिकल एविडेंस देने जाना है किसी चीज़ के बारे में, किसी ग्रीवियस इंजरी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा, आपको इस तरह से बात करनी है। या कि एक और काम करते हैं कि डॉक्टरों की जान बचाने का काम करते हैं। जैसे अपन लोग तो सब मिलकर मरीजों की जान बचाते हैं, पर कभी कभी चीज़ें भारी पड़ती हैं, तो डॉक्टरों की जान बचाने का काम ये डॉक्टर साहब करते हैं। और इनके साथ मिलकर हम अपना मेडिको लीगल का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। आप में से जो लोग डायमंड में हैं, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो नहीं है वो उसको खरीद भी सकते हैं। वो बात की बातें सारी, पैसे की बातें अपन यहाँ नहीं करेंगे। मेडिको लीगल कोर्स में ये आपको तमाम तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे कि अपने आप को सेफ कैसे रखना, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो हम मरीज को बचाएंगे, हम बचेंगे तो हम दूसरे का इलाज ठीक से करेंगे। हमें कानून पता होगा तो हम मरीज का बेहतर भला कर पाएंगे, देश का बेहतर भला कर पाएंगे और अपना बेहतर भला कर पाएंगे। कई बार हम अनजाने में, हमने डॉक्टरी पढ़ी है, लेकिन वो जो लॉ वाला हिस्सा था थर्ड ईयर में, जो छोटा सा होके निकल जाता था, वो बाद में पता पड़ता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा वही है। जब कभी कोई किसी केस में फंसता है ना, तो पता चलता है। या कि जब आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो आप टोटली गलत थे वहाँ पे। तो ये डॉक्टर साहब के साथ मिलके हम वो सब पढ़ाएंगे। तो आज ही आपको ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाएंगे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट सबको आता है कि क्या एट्रोपिन और क्या वो पाम डाम जो भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज ये डॉक्टर साहब दूसरी बात करेंगे कि अगर आपकी ओपीडी में यह महिला आ गई है तो आप उसकी एमएलसी करोगे कि नहीं करोगे। आप क्लिनिक खोल के बैठे हो या आप अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर हो, और यह महिला आपके पास आती है, यंग है, न्यूली मैरिड फीमेल है, अब ये आई है उल्टी दस्त लेके, और आपको अंदाजे से, उसने नहीं कहा कि उसने जहर खाया, उसके घर वाले नहीं कह रहे कि उसने जहर खाया है, पर वो महिला
आपको लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है। अब क्या आप इतनी सी बात पे कुछ करोगे? अगर आप नहीं करते हो तो क्या फँसोगे? अगर करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएँगी? वो सब ये पढ़ाएँगे। मैं तो यहाँ से माइक निकालता हूँ और एक तरफ हटता हूँ। डॉक्टर साहब को देता हूँ अपना रिमोट कंट्रोल। इसके आगे की क्लास आप सँभालो, मैं बैठ के सुनूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मेरे को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया है और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। तो मैं डॉक्टर पंकज नेमा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अरविंदो मेडिकल कॉलेज में, और मैं एज ए मेडिकल लीगल कंसल्टेंट, मेडिकल लीगल एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आप कुछ ही बोल सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ें करता हूँ। और पॉइजनिंग का जो टॉपिक सर ने बताया आज, ये बहुत ही ट्रिकी केस था कि जो अपन को लग रहा था कि नॉर्मली अपने पास ओपीडी में आया है, कोई भी पेशेंट आया ऐसा इमरजेंसी में आया है, तो अपन को लगता है कि एक साधारण पेशेंट है, लेकिन वो पेशेंट कब टर्न हो जाता है मेडिको लीगल केस में, तो ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये केस था, है ना? और केस एक्चुअल में आप सारे लोगों ने फेस किए होंगे मेरे ख्याल से, जो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं किए होंगे। तो पॉइजनिंग के केसेस ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ हिडन पॉइजनिंग होती है, जो कि हमको पता नहीं चलता है कि ये पॉइजनिंग हो सकती है ना? और जो अपन को रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ड्यूटी के दौरान मैंने कम से कम ऐसे 50 केस देखे होंगे कि जो केस आता है और कभी नहीं बताता, और खासकर ये न्यूली मैरिड वाले जो चीज़ होती है ना, जिसको सर ने बताया, ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि पॉइजन लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है ना? कौन से लॉज आ जाते हैं? क्योंकि न्यूली मैरिड है, तो आपको पता है कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज अगर कोई ऐसा क्राइम होता है वुमेन के साथ, या वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, या सुसाइड कर लेती है, या होमिसाइड होता है, तो वो केस उसके उसके ससुराल के अगेंस्ट में चलता है ना? और उसमें अच्छी खासी पनिशमेंट है। ठीक है ना? तो उस एक्यूज्ड के बीच में, उस विक्टिम के बीच में कौन फंसता है? डॉक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे केसेस को हमको शॉर्ट करना है। और दूसरी चीज़ कि अपन को लगता है कि मेडिकल लीगल केस अपने यहाँ से चला गया तो केस खत्म हो गया, जैसे कि दूसरे पेशेंट होते हैं, अपनी हॉस्पिटल से चला गया तो अपन को लगता है भैया अब मेरी जान बच गई। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेडिकल लीगल केस में जब केस आपके यहाँ से जाता है तो वो केस वहाँ से शुरू होता है। ठीक है ना? और ख़त्म कब होता है? जब तक कि आपके कोर्ट एविडेंस नहीं हो जाते हैं, कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे देती। ठीक है ना? तो आपको ट्रीटमेंट भी करना होता है, उसकी एमएलसी भी बनानी होती है, और लगे तो अपन को अगर इन केस डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम भी करना पड़ता है। और उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी-कभी 4 साल बाद कोर्ट आपको बुलाती है, तो आपको वहाँ पे एविडेंस देने भी जाना होता है, जब तक कि हम सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। ठीक है? तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप उस चीज़ को कैसे रीगेन रखें, कैसे अपने आप को कोर्ट में एक्सप्रेस करना है, और कैसे अपन अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। ठीक है ना? अब क्योंकि मेरे पास कम से कम डेली कितनी सारी क्वेरी आती हैं, बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इस ग्रुप में भी कोई मेरा जूनियर भी है, तो अभी मैं बाद में बात करूँगा, जो मेरे को बहुत अच्छे जानता है। तो वो बाद में मेरे से पूछते हैं कि सर अब मैं कोर्ट में ये हो गया, 2 मिनट की परमिशन लेके वो बाहर भी आ जाती है, सर इस केस में अब मैं जवाब क्या दूँ? ठीक है ना? सारे ब्लैक कोट पहने सब वकील खड़े हुए हैं, सब आपके चेहरा देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या जवाब देने वाले हैं। ठीक है ना? बड़ी जगहों पे क्या होता है, बहुत सारे लर्निंग जो एडवोकेट्स होते हैं, जिनका इंटर्नशिप चल रहा है, वो भी सुन रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बताने वाले हैं, हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये चोट गिरने पड़ने से आ सकती है? तो डॉक्टर साहब का एक ही आंसर रहता है, हाँ, आ सकती है। क्योंकि डॉक्टर साहब चाहते नहीं कि हम कोर्ट में कभी फँसें और हमारे खिलाफ हमारी कोई धज्जियाँ उड़ें, जज हमारे मजे लें, वकील हमारे मजे लें, तो बोल देता आ सकती है। ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या करना वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना? आप रियली अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्ट को बहुत अच्छे से फेस करेंगे। ठीक है ना? ये मेरी गारंटी है। तो अभी अपन केस का डिस्कस करते हैं कि ये टर्न आउट हो गया एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पॉइजनिंग केस में। ठीक है? इसका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी 1% बेटर में बता चुका हूँ। तो अभी आप देखिएगा, ये केस पॉइजनिंग का केस है। ठीक है? अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। ठीक है? जो आप जैसे एज ए मेडिकल ऑफिसर, ईएमओ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे टर्म्स कंडीशन आते हैं, ट्रिकी चीज़ें रहती हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं लेंगे तो भागेंगे उस जगह से, नौकरी ही छोड़ देंगे कि भैया हम ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे एमएलसी नहीं होती, जहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं होता है। ठीक है? तो पहली कंडीशन है कि पेशेंट नॉट विलिंग, पेशेंट नहीं चाहता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई हो। पहले तो बता नहीं रहा था, और दूसरी बात उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने जहर खाया है, तो अब वो बोल रहा है, वो कंसेंट नहीं दे रहा है कि मेरे को कोई एमएलसी नहीं करानी है। तो अब मैं शॉर्ट में आपसे पूछ लेता हूँ कि इस पेशेंट की एमएलसी करोगे कि नहीं? तो करोगे तो यस लिखना, और नहीं करोगे तो नो लिखना।
यस 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 यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है। तो मोस्टली के आंसर यस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट अगर विलिंग नहीं है और आपको लग रहा है कि कोई फाउल प्ले हुआ है, तो वैसी कंडीशन में पेशेंट का कोई रोल ही नहीं रह जाता है। वो तो डिटरमाइन कौन करेगा? आप डिटरमाइन करोगे ना कि हमको इसके एमएलसी करना है कि नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, सीएमओ है, मेडिकल ऑफिसर है, उसको लगता है कि अगर इसके साथ कोई फाउल प्ले हुआ है, तो ये उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना, एमएलसी करना, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन है जिसमें कि अटेंडर या फिर उसके रिलेटिव विलिंग नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसने हमारी किसी भी प्रकार की कंप्लेन हो गई तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है, ठीक है ना। उसके सास ससुर पति देवर सारे लोग यही चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एमएलसी करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया आंसर दिया है, यस एट एनी कॉस्ट। बस 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 बस, मुझे सारे लोगों के आंसर मिल गए, ठीक है ना। हाँ, ये एनी कॉस्ट जो आपने वर्ड यूज किया है, ये मतलब बहुत बड़ा है, ये आपकी जान बचाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन में भी अपन एमएलसी करेंगे, क्योंकि रिलेटिव आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि सर मत करिए, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई पैर जोड़ेगा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी डलवाएगा कि डॉक्टर साहब, फलाने डॉक्टर साहब बैठे हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी खबर कहीं भी पहुंच जाएगी, ठीक है ना। फलाने ढिकाने नेता के पास, या कोई भी बंदा है, मैं नेताओं के बारे में पर्टिकुलर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बंदा है जो वहाँ का इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो अपने बंदे को भेजेगा कि डॉक्टर साहब को बोलना कि एमएलसी नहीं चाहिए इसकी, ठीक है। तो अपना इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कल के दिन उसके मायके पक्ष के लोग कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट की डेथ हो गई तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है और वो आप में ही कमजोरी निकालेंगे और हो सकता है आपकी ब्लैकमेलिंग भी चालू हो जाए, ठीक है। तो हमको इस चीज़ से कोई लेने देना नहीं है। हम ना तो वहाँ पे पुलिस है, ना हम जज है, ना वहाँ पे लॉयर हैं। हमें पर्सन ऑफ वी आर द पर्सन ऑफ साइंस। तो हम एविडेंस बेस्ड जो काम है वो हम करते हैं, और हम जो सीधा सा नियम है कि पुलिस को सूचना देना है तो हम देंगे वो, ठीक है। एक कंडीशन आती है कि अच्छा, इसमें क्या करोगे? रोल ऑफ कंसेंट, कंसेंट का कुछ रोल है कि नहीं है, यस और नो बताना। एमएलसी केस में कंसेंट का कुछ रोल है कि नहीं है पुलिस को सूचना देने के लिए? नो 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 नो, ओके। कुछ 99% लोगों ने नो लिखा है और एक दो लोगों ने इसमें यस भी लिखा है। तो ध्यान रखना कि कंसेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको पुलिस को सूचना देनी है, दो चीज़ें होती हैं, आपको ये याद रखना है कि कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन होती है और एक पुलिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो पुलिस इन्फॉर्मेशन के लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। एमएलसी केस है तो एमएलसी केस है, उसके लिए हमको कोई आपसे कंसेंट नहीं चाहिए कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है कि आपको उसको एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट एंटिटी। अगर आपको एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए आपको कंसेंट लगेगी, बिना कंसेंट के आप एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कंसेंट का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब ये आपके पेपर, आपके दस्तावेज कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां पे डिफेंस लॉयर जब आपकी चमड़ी खींचता है ना, तब अपन को लगता है यार कि ये मैंने क्या कर दिया था। उस समय अपन को सिर्फ वही याद आता है जो हमने गलत किया था, पता नहीं कैसे याद आ जाता है, लेकिन हमको वही चीज़ें दिखती जो हमने गलत की थी, ठीक है ना। फिर हम बोल देते हैं हाँ, गिरने पड़ने से आ सकती है, ये हो सकता है, हो सकता है, बस मैं उस कैसे भी करके कोर्ट रूम से बाहर आ जाऊँ। अच्छा, वो आपको पैसे दे रहा है, कमीशन दे रहा है, डॉक्टर साहब कुछ खर्चा पानी ले लो, तब अगर खर्चा पानी की डिमांड कर रहा है डॉक्टर साहब, हम आपको जो बोलोगे मुंह मांगी कीमत दे देंगे, ठीक है ना। अपनी अपनी राय मत देना, जो कानूनी तरीके से बताना है वो बस बताने की जरूरत है ना। ठीक है, जस्ट जोकिंग, क्योंकि ये वाले ऑफर भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आप मत करिए, जो आप पैसे बोलोगे हम मुंह मांगी कीमत दे पैसे दे देंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमको इस चीज़ से कोई लेना नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये भी है, ट्रीटमेंट वर्सेज एमएलसी, ठीक है ना। तो इसमें चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एक ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है कि नो ट्रीटमेंट नो एमएलसी। आपके पास केस आया तो आपने इलाज भी नहीं करना भैया, आप तो यहीं कहीं बाहर के बाहर निकल जाओ। दूसरा है ट्रीटमेंट करेंगे बट एमएलसी नहीं करेंगे। तीसरा आंसर है, ऑप्शन है कि ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे और एमएलसी करेंगे। और चौथा है कि ट्रीटमेंट करेंगे और एमएलसी करेंगे। तो चारों में से ए बी सी डी आप फटाफट बताइए क्या है।
जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बस 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 बस, ठीक है। काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिया है, डी। ठीक है ना, ट्रीटमेंट भी करेंगे, एमएलसी भी करेंगे। अब पहले इस ऑप्शन को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कई बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट अपने पास आते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि इसका भैया हमको तो लेना देना नहीं है, ना तो हम एमएलसी करेंगे ना इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ना पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बना, ठीक है ना। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन कब बनता है, जब पेशेंट ओपीडी पर्ची कटा लेता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो भैया बोलेंगे ना हम तो आपका इलाज करेंगे ना ये करेंगे, आप तो फलानी सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए या इस वाले नर्सिंग होम चले जाइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वो अपने आपको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या लफड़ा है, जैसा कि आपने डायग्नोसिस कर लिया केस का कि पॉइजनिंग का केस है, एक्यूट इमरजेंसी है वो, है ना, आपको उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, और आपने ऐसा करके दे दिया और मान लो पेशेंट की रास्ते में डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। 100% डॉक्टर फंसेगा, ठीक है ना, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे कि हम डॉक्टर, अब वो उसका जो होना था वो होना ही है। वो बोलेंगे कि डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए थे, डॉक्टर ने ना तो इलाज दिया ना उसका कुछ कानूनी कार्रवाई करी, उसने हमको बोल दिया कि यहाँ से निकल जाओ। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो पेशेंट वहाँ से निकल गया, उसके रिलेटिव उसको ले गए, और मान लो उसकी घर में डेथ हो गई, किसी लोकल को डॉक्टर को बुला के दिखा लिया कि भाई इसकी तो डेथ हो गई, ठीक है ना। अब वहाँ पे उनने मान लो फ्यूनरल कर दिया, तो ठीक है, तो अगर फ्यूनरल कर दिया तो ये आपके लिए जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि अब कोई सबूत नहीं बचा। और वहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे, कहीं ना कहीं से कंप्लेन हो जाती है, कभी बता देते हैं कि फलाने डॉक्टर के यहाँ गए थे और उसने हमको ऐसा बोला था, ठीक है ना। हमने कई बार ऐसे केस देखे हैं जो कि मेडिको लीगल केसेस होते हैं, और उसमें लोकल घर वालों को पता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो वहीं के डॉक्टर को बुला के सर्टिफाई भी करा लेते हैं और वहाँ से फ्यूनरल करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कम से कम काफ़ी केस होंगे, 10-15 केस मैंने किए होंगे, कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसके मायके पक्ष के लोग बता देते हैं कि सर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो पुलिस वाले जैसी कंडीशन में बॉडी होगी वैसी कंडीशन में वहाँ से उठा के ले आते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है ना। तो कई बार शमशान घाट से उठा के लाए हैं, कई बार बॉडी जल गई तो उसके रेमिनेंट्स भी लेके आए हैं, ठीक है ना। अधजली बॉडी भी है तब भी उनको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना होता है, एविडेंस का कलेक्शन करना होता है, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखो कि इस झमेले में कभी मत पड़ना कि हमको ना तो इलाज करना है ना उसकी एमएलसी करनी है, ठीक है। सेकंड आता है ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन एमएलसी नहीं करेंगे। अगर ये आप करोगे तो सेक्शन 201 में धराए जाओगे, क्योंकि आपने इलाज तो कर दिया, पेशेंट बढ़िया हो गया, कल के दिन कोई ज्ञान देने आ गया, पुलिस थाने में ज्ञान दे दिया कि भाई फलाना आदमी था, उसने जहर खाया था और फलाने डॉक्टर ने उसको इलाज किया लेकिन एमएलसी नहीं करी, उसने पैसे खा लिए। भले ही आपने उसके गुडविल में किया हो, लेकिन आप फंसोगे। तो बेटर क्या होगा कि पुलिस को अपन इन्फॉर्म कर दें, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसको जो करना वो करेगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके ससुर ने खिलाया, पति ने खिलाया, हमको मतलब है कि उसको जहर खिलाया और हमको जहर का इलाज करना है, ठीक है ना, और पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तीसरा ऑप्शन है नो ट्रीटमेंट बट एमएलसी, ठीक है। एमएलसी करके फ्री हो गया कि भाई हमने कानूनी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन हम कोई इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इलाज करेंगे तो पेशेंट को भर्ती करना पड़ेगा और फिर ऐसा वैसा बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है ट्रीटमेंट देंगे एमएलसी करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट है अपना कि पेशेंट के अपने पास इमरजेंसी में बेड है भी नहीं, तब भी पेशेंट को आपको रखना पड़ेगा, आपको उसको इलाज करना पड़ेगा, उसकी पुलिस इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, मेडिको लीगल रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। कभी भी अपन वेट नहीं करेंगे कि एमएलसी हो जाए या फिर ये हो जाए तब हम उसका इलाज चालू करेंगे। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो बोलते हैं कि जब तक एमएलसी नहीं कराओगे हम इलाज नहीं करेंगे, है ना। अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले मेरे पास एक केस ऐसा आया था, ठीक है ना। तो उसने फिर कोर्ट में जाके स्यू किया, पुलिस थाने में किया था, तो मेरे पास क्वेरी के लिए आया था कि सर मेरे यहाँ से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही अपन को कुछ डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे है कि आपको पुलिस एमएलसी केस में करना क्या है, ठीक है। अगर आप क्लिनिक पे बैठे हैं तो आप लोग मेरे को आंसर देंगे कि अगर आप क्लिनिक पे बैठे हो और ऐसा पेशेंट आता तो एमएलसी करोगे कि नहीं करोगे, सिर्फ यस और नो में। आप क्लिनिक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा ऐसे बताओ मुझे, ऐसा कोई बंदा है जिसने रियल में किया है
कोई एमएलसी केस आया और उसने ओपीडी में अपने क्लिनिक पे बैठा था और वहां से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, ऐसा कोई है क्या? बहुत अच्छा। मोस्टली तो नो ही है, लेकिन एक दो लोगों ने यस लिखा हुआ है ना। ये रेफर टू हायर सेंटर एमएलसी केसेस में नहीं चलता है, ठीक है, कोई हायर नहीं चलता। अब ठीक है, बस हो गया आंसर। क्लिनिक क्लिनिक पे भी आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है जो लग रहा है कि मेडिको लीगल केस है, अपन इसी केस की बात करें, अगर वो फीमेल पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आती है, तो अभी अपने रिसेंट लॉज कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो, वो बोलता है कि आपको पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। उसके रिलेटिव हैं बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करेंगे कि आपके पास ले आएंगे और जैसे ही आप समझ जाओगे कि जहर खाया है, आप इसको कहीं और ले जाओ, तो वो समझ जाएंगे कि अब हमारी बदनामी होने वाली, इसको हम कहीं नहीं ले जाते, इसको हम घर ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लोकल से क्लियर कर लिया, उसको पता चल गया तो वो शांत करवा देता है और वहाँ से उसको घर ले जाता है, और घर में उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद उसको उठा के ले आते हैं हॉस्पिटल में क्लियर कराने के लिए इसकी डेथ हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि क्लिनिक पे भी है तब भी आपको प्राइमरी इमीडिएट जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देना है। सेकेंड चीज़ है कि आपको उसकी फाइंडिंग नोट करनी है ना। आपके क्लिनिक पे भी अगर वो बहुत सीवियर इंजरी के साथ अगर आ गया है, तो आपको उसकी सारी फाइंडिंग नोट करनी है। फिर आप उसमें लिख सकते हो कि आईसीयू बेड नॉट, आईसीयू फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन माई क्लिनिक, हेंस आई एम रेफरिंग दिस केस टू हायर सेंटर, ठीक है, एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट वॉज गिवन, ठीक है। और हो सके तो उसकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करनी चाहिए, और उस कागज़ की एक फ़ोटो खींच लो या उसकी एक कॉपी करा लो और उसकी अपनी एक फाइल में रख लो। क्यों? क्योंकि उस केस को हो सकता है कि ले जाते समय कहीं रास्ते में डेथ हो जाए, या फिर वही चीज़ है ब्रॉड डेड आया और आपको पता चल गया एमएलसी केस है, तो घर वाले जाके फ्यूनरल कर दें। तो अपन को अपने कोई भी चीज़ रिस्क नहीं लेनी है, कोई अपने मत्थे पे अपन को ऐसी चीज़ नहीं लेनी कि आगे चल के अपन टेंशन में हो, कोर्ट में जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा और लोग आपको ब्लैकमेलिंग चालू कर देंगे, पता है डॉक्टर साहब के पास पैसा अच्छा है, कहीं ना कहीं से तो निकाल ही देंगे। तो अपन को बेटर टू प्ले सेफ, ठीक है ना। सेकेंड, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल सेटअप में क्या करना है, तो वो मैंने सारा बता के रखा है अभी, ठीक है ना, कि हॉस्पिटल में आया तो आपको ट्रीटमेंट देना, उसको ट्रीटमेंट के बाद एमएलसी करना है, एमएलसी के बाद फिर उसकी रिपोर्ट बनाना, ठीक है ना। तो रिपोर्ट बनाते कैसे, मेरे ख्याल से सभी लोगों को आती होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है एमएलसी का, सारी हॉस्पिटल्स में भी होता है। अगर वो फॉर्मेट नहीं है, क्लिनिक पे बैठे हो, तो आपकी क्लिनिक ओपीडी पर्ची जो होगी उस पर आप लिख सकते हैं, या फिर आपने एमएलसी का फॉर्मेट देखा, 7-8 कॉलम होते हैं उसमें, तो उसकी इंजरी किस टाइप की है, कैसी उसको चोट है, और पॉइजनिंग का केस है तो कौन सा पॉइजन लिया है, अदर कोई इंजरी मार्क उसको है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखना होती है। डिटेल एग्जामिनेशन इंजरी का कैसे करना है, कैसे अपन सेफ रह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब अपना कोर्स चालू करूंगा, ठीक है ना। मेरी क्लासेस थ्योरेटिकल नहीं होंगी, सारी क्लास एकदम प्रैक्टिकल होंगी, जो पेशेंट आते हैं और अपन कैसे उसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। फिर इंफॉर्मेशन टू पुलिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। जो न्यूली डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता कि पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करना है, ठीक है। या तो टेलीफोनिक कर सकते हैं, या अपन एक रिसिप्ट लेके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, अगर आपने सब चीज़ें कर ली, स्टेब्लिश कर लिया मेडिको लीगल केस है, उसकी रिपोर्ट बना ली मेडिको लीगल रिपोर्ट, और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये भी सेक्शन 201 में धरे जाओगे, डॉक्टर पकड़ा जाएगा इसमें, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हाइडिंग द एविडेंस। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, और जिस पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया है उसका नाम, उसका बैच नंबर, ठीक है ना। जैसे केस इन्फॉर्म टू हरिशंकर, पुलिस कांस्टेबल हरिशंकर, बैच नंबर इस फलाना ठिकाना, पुलिस स्टेशन पलासिया बाणगंगा, जो भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट चीज़ होती है ट्रीटमेंट वर्सेस एमएलसी, जो कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को ट्रीट करना है पहले, उसके बाद आपको उसकी एमएलसी करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक मेडिको लीगल केस को हमको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। इसके बाद की चीज़ आती है क्या, कोर्ट में एविडेंस देने जाना, ठीक है ना। तो कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एविडेंस देना है, क्या अपन पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या अपने राइट्स हैं, ठीक है ना, और डिफेंस लॉयर को अपन कैसे जवाब दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा अपने कोर्स में, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होके, अगर आप करना चाहते ज्वाइन, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आगे से मेडिको लीगल केस में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो सर कुछ बताइए आप, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है क्या? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
अभी तक का तो सब ठीक ही जा रहा है। एक बच्चे ने मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा बिल्कुल सर, कि बताइए। चलिए मान लीजिए मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करता, हाँ, हाँ, हाँ। पर अब मेरे आयुर्वेदिक दवा खाने पे कोई आदमी हाँ, नहीं हुआ मेरा भाई। हाँ, आवाज आ रही है? अच्छा, एक म्यूट पे है शायद। हाँ। एक बार बटन दबा दो। दो लाइट जल रही है, अभी क्या करना है? नीचे वाली बटन दबा दो, बस 1 मिनट, बस दबा के हटाना है। हाँ, बताओ। हाँ, अब आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? अच्छा, आवाज़ आ रही है? यस लिख दीजिए। मेरी मेरी। हाँ, हाँ सुबोध सर की आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक, चल। आ रही है। हाँ, चल। हाँ, आ गई। हाँ जी। तो मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। जी, अब मेरे पास कोई बंदा आया क्लिनिक पे, मैं उसका आयुर्वेदिक इलाज कर नहीं सकता पॉइजनिंग का। अब मैं उसकी एमएलसी इन्फॉर्म करूंगा, बिल्कुल। और कुछ आगे क्योंकि भी क्वेश्चन है आपका? नहीं, बस यही अभी तो हाँ, पहले। तो कोई भी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो एलोपैथिक यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी इनिशियल फाइंडिंग को नोट करेगा, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा कि फलाना केस हमारे पास आया था और उसकी डिटेल लिखेगा। ये उसका सर राइट है और उसका ड्यूटी भी है। ड्यूटी है। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि नहीं साहब मैं तो होम्योपैथी वाला हूँ, तो मैं तो इस चीज़ का इलाज ही नहीं करता, बिल्कुल तो नहीं, अगर मैं इलाज नहीं करता तो मेरी काहे की एमएलसी। बिल्कुल नहीं सर। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को इसका इलाज करना नहीं आता इसलिए मैं एमएलसी भी नहीं करूंगा। नहीं। मतलब आपको इलाज करना आए नहीं आए, आपको एमएलसी करना आनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई मेडिकल लीगल केस बाप है रे, तो उसको पुलिस इन्फॉर्मेशन करनी ही करनी है। ये डॉक्टर साहब के ओपीडी में कोई उल्टी दस्त भी आता होगा तो इनको जहर ही दिखता होगा। चलो ठीक है, मतलब आगे से मैं उल्टी दस्त का पेशेंट देखने में डरूंगा कि भैया तुम तो जाओ कहीं और चले जाओ, दिखाओ ही मत मुझे। तो चिंता की ठीक, बात नहीं, मैं बैठा हूँ। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब जो इधर से कमाऊंगा वो तुमको दे दूंगा उधर से। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। तो और इसमें कुछ लोगों के सवाल हो तो मैं पूछ सकता हूँ उनसे। बिल्कुल सर। देखो, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल में केस आया था, एक्सीडेंट था, दोनों पार्टी ने कंप्लेन किया था, बाद में नहीं, ये तो कहानी है। हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए, बाद में बात करेंगे। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट को लेके चले गए, हाँ, उनको शक हुआ कि इन डॉक्टर साहब को तो समझ में आ गया है, हाँ, अब वो हाँ, लेके और भाग गए, तो हाँ। आप क्या करोगे? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन करे तो मजा आएगा। हम्म। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आपको लग रहा है तो एक एटलीस्ट उसकी डिटेल तो ले लो पेशेंट की। हम्म। पेशेंट का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसके रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने ले ली, मतलब अपना काम हो गया है। और फिर आप उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो कि फलाना पेशेंट आया था और ऐसा ऐसा लग रहा था और ये डाउटफुल है, मतलब हो सकता है जहर खाया है, जो भी है, थ्रॉटलिंग का केस है, और पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, आपका काम हो गया वहाँ पे। ठीक है। अब ये बताया मैंने क्लिनिक के लिए। अगर यही पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में बहुत कॉमन चीज़ है कि जहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि ये लफड़े वाला केस है, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी, एमएलसी करना पड़ेगी, तो वहाँ पे ये गेम चालू हो जाते हैं और वो पेशेंट को उठा उठा के लेके चले जाते हैं कि भैया हमको कुछ नहीं कराना। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना चाहिए, उसका एक ओपीडी पर्ची कटा लो और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को दे दो। अपना काम क्या है? पुलिस इन्फॉर्म करना सर, बेसिकली। इसके अलावा अपना कोई दूसरा काम नहीं है। अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस वाले का नाम लिखा है, थाने का नाम लिखा है, आपका काम हो गया। ठीक है ना? ठीक है, एमएलसी से पहले ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही पेशेंट की डेथ हो जाए क्लिनिक में, फिर क्या करना? मतलब आपको क्लिनिक पेशेंट को लेके आए क्लिनिक में, आपके देखते देखते आप कुछ भी करो, बिल्कुल, एमएलसी करो, ट्रीटमेंट करो, उसके पहले पेशेंट अरेस्ट हो गया, बिल्कुल। अब क्या करें? तब भी पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है ना? आप पेशेंट की डिटेल ले लो और पुलिस हाँ। को इन्फॉर्म करो। आप कहीं से, मतलब मैं आपको लूप में लेना चाह रहा हूँ कि आप सारे केसेस को एज ए मेडिको लीगल केस ट्रीट करो। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर केस को अपन ऐसे देखें तो फिर फालतू में घर वाले भी आप पे आपके दिखाने नहीं आएँगे कि भाई फलाना डॉक्टर ऐसा-ऐसा करता है, पुलिस केस को ले जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको डाउटफुल लग रहा है, इतना तो आपको आइडेंटिफ़ाई करते आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं धीरे-धीरे करके सिखाऊँगा आपको, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना मस्ट है सर। ठीक है साहब, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे ही पुलिस में इंफॉर्मेशन देंगे तो बवाल करेंगे, अगर सब झगड़ा करेंगे तो ये सोशल क्वेश्चंस हैं, मेडिकल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, और आगे चलो, और आगे चलो, और कुछ नहीं है? नहीं, छोड़ दो। पीएम नहीं कराने को लेकर लोग बहुत झिकझिक करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, बिल्कुल। थोड़ा सा थोड़ी देर बाद बात करेंगे हुँ, इसकी। हुँ, हुँ। 15 मिनट बचे हैं, आ, 10 मिनट एक और एक केस और डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट में, जल्दी से चलेगा? चलेगा सर। एक केस और पढ़ना है कि खत्म करें, तो भी बता दो। 15 मिनट और पढ़ना है कि खत्म कर दें? बोर हो गए हो तो रहने दो। वो एक ही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मत कर बेटा, आंसर करना होता तो कर देता। पढ़ना है, चलो ठीक है। चलो इतने तो खत्म शॉर्ट करके में मैं एक केस 10 बता मिनट में देता हूँ। पढ़ेंगे, हाँ 10 मिनट में, चलो 10 मिनट ठीक, में करा चलो लेता चलो हूँ। चलो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अभी अपन ने क्या देखा, एक यंग फीमेल का केस देखा। ठीक है ना? यंग फीमेल है, अब दोनों एक्सट्रीम आप एज है। ये हमारे पास एक बाबा है जो 90 साल के हैं।
90 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है ना। हाँ। अब इनकी हिस्ट्री क्या है कि ये बाथरूम में गिर गए थे, घर वाले बोल रहे हैं कि बाथरूम में गिर गए थे और वहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़े थे और हम इनको यहाँ पे लेके आए। डॉक्टर ने देखा तो देख के ही समझ गए ये तो ब्रॉड डेड केस है, ठीक है ना। 90 साल का है, ब्रॉड डेड है, तो अपने दिमाग में क्या फीलिंग आएगी, अपन क्या सोचेंगे, एमएलसी है कि नहीं है, बताइए, यस और नो। काय का एमएलसी? तुम तुमसी क्लास पढ़ने लग जाओ तो मैं तो किसी मरीज का इलाज ही नहीं करूं। मैं तो सबको एमएलसी मान के इन्फॉर्म करता रहूं, साले एक मरीज आया वो एमएलसी लग रहा है मेरे को। देखो एज का याद रखना, 90 साल का, 90 ईयर्स ओल्ड है, बाबा हैं बहुत पुराने। मतलब पुलिस थाना मेरे अस्पताल में, ऑफिस में ही बैठा रहेगा। मैं बैठा हूँ सर, चिंता की बात नहीं। चलिए ठीक है, आधे लोगों ने बोला है यस, आधे लोग बोल रहे हैं नो, नो। क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये सब हाँ, यस बोल अब रहे सब हैं एमएलसी हो और सब उस सर को मैं जाएंगे। खड़ा कर दूंगा, सब नो नो सब नो बोलेंगे, हो जाएंगे, ब्रॉड डेड का क्या इलाज ठीक है करना। ना। लेकिन ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते अच्छा हैं अब देखो, अब सबको किससे दिख रहा है कि हाँ प्रॉपर्टी के इश्यूज होंगे। देखो सर, गिरा दिया होगा ये बाथरूम में। पब्लिक अवेयर हो रही है, एमएलसी में इतने अवेयरनेस होनी चाहिए, होती है, आप जो बोल रहे हैं ना यही चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो 90 साल के बाबा हमारे पास आ रहे हैं, ब्रॉड डेड कंडीशन में है। कोई तो कई पेरीफेरी में तो क्या होता है कि भैया देख लिया पीपल डायलेटेड है, ले जाओ उनको घर ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अगर आप अच्छे सेटअप में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे, उसका ईसीजी कराएंगे, वो भी खड़े नहीं होंगे, स्टाफ से बोल देंगे भैया इसका ईसीजी कर दो और इनको डिक्लेयर कर दो, इनको जाने दो, ठीक है ना। फिर कोई समझदार डॉक्टर होगा, ठीक है ना, मेरा पढ़ाया हुआ होगा, मेडिकल लीगल कोर्स किया हुआ होगा, तो वो फिर पास्ट हिस्ट्री पूछेगा, ठीक है ना। तो पास्ट हिस्ट्री में उसके घर वाले बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो 20 साल से उसको डायबिटीज़ है और 15 साल से उसको हाइपरटेंशन है और स्ट्रोक का पेशेंट है, वो भी लास्ट 5 ईयर से इरेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ते जा रही, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आप देखोगे तब बोलोगे एमएलसी है कि नहीं है, बाथरूम में गिर सकता है कि ऐसी कंडीशन में, यस और नो। हाँ गिर ही जाएगा, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, हाँ गिर सकता है, सभी कहेंगे गिर बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। अभी तक आप लोग हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसको एक्सटर्नल एग्जामिन किया, ठीक है ना। अब ये डॉक्टर साहब बहुत अब अपन डेड समझदार हैं, बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये बहुत समझदार डॉक्टर साहब हैं, डेड हाँ बॉडी का एग्जामिनेशन कर वाह रहे हैं, वाह, ठीक है ना। और सर उसने ईसीजी भी यहाँ करी लोग उसका जिंदा का नहीं कर रहे हैं। हाँ और उसका हिस्ट्री भी लिया, उसका एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन किया तो उसको कोई भी सीरियस इंजरी मार्क नहीं था, कोई भी इंजरी मार्क नहीं था, एटलीस्ट नॉट अ सिंगल मार्क, ठीक है ना। अब क्या लग रहा, एमएलसी है कि नहीं है, फटाफट बता दो, 1 मिनट के अंदर, है ना, हाँ, 1 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड में बताओ। नहीं है 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 अच्छा नहीं ये है। पाँच, मेरे को 5 सेकंड में रीजन बताओ कि एमएलसी केस क्यों नहीं है भैया। अगर ये जिसने बता दिया तो वो बल्ले और बल्ले, लंबी उसको मैं कहानी हो अपनी तरफ जाएगी। से चॉकलेट दूंगा। क्यों नहीं है और बताओ। मतलब जूम में घुस के चॉकलेट देंगे डॉक्टर हाँ, साहब। बस फटाफट है, बताओ, फटाफट सब। हाँ इमोजी भेज हाँ देंगे, अच्छा इमोजी आइडिया भेजेंगे। है। सर देखना इसमें क्या हाँ लिखा जैसे है। कहते हैं मोबाइल से निकल के मारेंगे, नो इंजरी, नहीं लगी तो कोई पंगा है। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है। लगी तो कोई पंगा, क्या बात है, क्या समझदार पब्लिक है भाई। सारे लोग, कौन है इसको वाकई चॉकलेट का इमोजी भेजो। हम्म, अगर गिरा है और कोई इंजरी के मार्क नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कोई फॉरेंसिक वाला भी अटेंड कर रहा होगा इसको, हाँ, है ना। या फिर कोई शर्लॉक होम्स है। हाँ तो ये हाँ सोचने, गिरा बस होता बस तो बस चोट बस हो होती गए है सारे तो। आंसर, हो गया, मत दीजिए अब, अरे बस रे। बस बस हाँ बस। क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री देखी थी। हाँ हाँ, ये मतलब कौन है मी, जिसने भी लिखा है कि उसको चोट नहीं इसको है तो भेजो पंगा नहीं, चॉकलेट की इमोजी। ठीक है ना। तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर वो उसके बच्चे हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बाथरूम में गिर गए थे, रात में जब ये बाथरूम करने के लिए उठे तो बाथरूम में गिरे, हमको आवाज आई तो हमको लगा कि बाल्टी बाल्टी में पानी भर रहे होंगे तो गिर गए, हम लोग सो गए, थोड़ी देर बाद देखा कि वो उनकी बाहर ना आने की आवाज ही नहीं आई है, तो फिर हमने जाके देखा तो पड़े हुए थे। अगर बाथरूम में कोई आदमी गिरेगा और उसको कोई चोट का निशान नहीं है तो ये अपने आप में एक डाउटफुल प्री मॉर्टम कंडीशन इंजरी होगी तो दिखेगी, सही है ना। बात है। कहीं भी गिरेगा, कुछ भी होगा, पेरीमार्टम की भी होगी तो भी चोट आपको दिखेगी उसकी, ठीक है ना। लेकिन ये तो सब एंटीमार्टम वाली, इमीडिएट वाली है, तो सही नहीं दिख बात रही, तो आपको डाउट अराउज होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये एमएलसी केस हो सकता है। अब एमएलसी केस हो सकता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका डिटेल एग्जामिनेशन करो, ठीक है ना। तो डिटेल एग्जामिनेशन क्या करोगे, उसके क्लॉथिंग रिमूव करोगे, क्योंकि बहुत सारी चोटें हैं जो आप नहीं देख सकते, हो सकता है बैक साइड में हो सकता है कि उसके गले में चोट हो सकता है कि उसके हाथ में चोट हो या पुरानी कोई चोट के निशान हो, तो वो जब तक आप उसकी क्लॉथिंग रिमूव नहीं करोगे जब तक नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब आपने देखा कि उसके गले में कुछ ऐसी चोटें थी, है। पॉसिबल है, ठीक है ना। सही जिसको बात। कहीं नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता ना, उसमें इस प्रकार की चोटें मिल सकती हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, बहुत सारे आप देख रहे होगे,
हाँ, हाँ। कंट्यूजन्स भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे नेल मार्क भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे अब तो एमएलसी केस हो गया है कि नहीं, अभी भी नहीं है? अब तो है भैया, पक्का है ना, कोई डाउट तो नहीं इसको लेके कि हो सकता है कि बाथरूम में गिरा हो तो गर्दन में चोट आई होगी, नाखून के निशान इसलिए बन गए होंगे, अब नहीं। कोई पर डॉक्टर डाउट साहब, है क्या? पेशेंट तो मरा है, हमने तो कोई इलाज किया ही नहीं। अब वो उनके घर की हत्या की एमएलसी हम क्यों करें? हाँ, ऐसा तो नहीं कुछ। मतलब मरे हुए पेशेंट की एमएलसी होगी क्या? ये तो सब कर ही जा रहे हैं एमएलसी। नहीं, अब वो आ गया ना, एमएलसी पे आ गए वो, हाँ। ठीक है ना। तो पूरी बॉडी में जब हमने देखा सर कि कोई भी एग्जाम चोट नहीं है, तो वहां पे सस्पेक्ट आपको अराउज होना चाहिए। और जब आपने देखा गले में चोटें हैं, छोटे छोटे से नाखून के निशान भी हैं, कुछ हमको कंडीशंस दिख रहे हैं, मतलब ये 100% क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अब बताओ कि एमएलसी केस है कि नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग आंसर दे चुके हैं। एमएलसी तो है। अब प्रश्न ये है कि इसका पीएम करेंगे कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम करोगे कि नहीं? ये बताओ। करेंगे करेंगे करेंगे, सबने पीएम करवा दिया। बस यहीं पे आप पटकी खा गए। ये तो कौन सी पिक्चर थी ना अच्छा, कि वो पीएम लाल क्यों, वाला बटन है, दबा दो, नहीं दबाना चाहिए था। पीएम क्यों करोगे? क्यों पीएम करोगे भैया? देखो यहीं पे, गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा पीएम, फॉरेंसिक वाले करेंगे, नो हिस्ट्री एज सच, डाउटफुल केस है ये तो, पुलिस नहीं आई, स्ट्रैंगुलेशन है, सिर्फ दिख रहा है कि, साफ दिख रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन है, इसलिए कर देंगे पीएम। नहीं, देखो यही अपन को खेल समझने की जरूरत है। अपन हॉस्पिटल में, अपन डॉक्टर हैं, हमने पहले भी बोला ना कि हम पुलिस है ना। नाराज हो गया, कह रहे हम नहीं खेलेंगे। नहीं, खेलना है अपन को, खेलना ही पड़ेगा इस खेल से। आप डॉक्टर बन गए तो इस खेल से बाहर नहीं हो सकते हैं, है ना। जब आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था ना, तभी से अपन मेडिको लीगल केस के दायरे में आ चुके हैं, ठीक है ना। आप इससे बच नहीं सकते, आप डिग्री छोड़ के दूसरा बिजनेस कर सकते, तभी आप एमएलसी वगैरह से बचोगे। मतलब मैं बच जाऊंगा। हाँ, तो वो सर बच सकते हैं, चलो। ठीक है ना। तो पीएम करना अपना राइट नहीं है, इसके ही चलते सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में बवाल होते हैं। ये डॉक्टर साहब जो बैठा हुआ है ना, सीएमओ, वो बोल देता है कि इसका तो पीएम होगा। भैया तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि उसका पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पोस्टमार्टम करना है कि नहीं करना, ये कौन डिसाइड करता है? फटाफट बताओ, 5-10 सेकंड बताइए। पुलिस यस, करेगी, हम तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। कोई भाई साहब फैमिली भी लिख रहे हैं ना, तो फैमिली से कोई लेने देना नहीं है उसका। अभी मैं सब कुछ बता चुका हूं, उसके बाद भी फैमिली लिख रहे हो, मतलब ये नेग्लिजेंस है। आप 100% मेडिकल लीगल केस में फंसोगे, आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा तुम्हारा नंबर मांगेंगे लोग इस हाँ क्लास हाँ, के बाद। ठीक है ना। तो अपना राइट नहीं है, ओके ओके, मिल गया मेरे को आंसर। ये पुलिस का राइट है कि उसको पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना, ठीक है ना। हमारा एज ए मेडिकल पर्सन क्या है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें अपन इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस अपना, अपने यहाँ पे इंक्वायरी कौन सी चलती है? पुलिस इंक्वेस्ट होता है या फिर मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम अपने यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। जैसे कुछ फॉरेन कंट्री में होता है, तो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि इसका पीएम होना है कि नहीं, लेकिन अपन नहीं करना है, ठीक है ना। ये पुलिस को सूचना देना है, पुलिस डिसाइड करेगी इसका पोस्टमार्टम होना है कि नहीं होना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने ये बोलना बंद कर दिया कि पीएम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये मान के चलो कि 50% इशू आपके वहीं सॉल्व हो गए। कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है अब हॉस्पिटल में, है ना। तो सर ये आपके लिए भी बता रहा हूँ कि इसके चलते इशू होते हैं। हम मरीज से बोलते, परिजन से, कि भैया इसका तो पोस्टमार्टम होगा। अरे भाई, अपन ने बोला और वहां से वो इशू उनके चालू हो जाते हैं। वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे, पैसे देने की कोशिश करेंगे, कहीं से प्रेशर लगवाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज जबकि वो बोलना आपका काम था ही नहीं। आपका काम था ही नहीं, ठीक है ना। ठीक तो है, अपन बढ़िया। बोलेंगे कि हमने नियरेस्ट पुलिस को सूचना दे दी, भैया आपकी बॉडी को मोर्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, वो आके डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। राइट चलिए, राइट राइट। ठीक है ना। तो ये कुछ सर टेक होम मैसेज थे मेरे। बता दो, हाँ, फिर 2 मिनट अपन और बात करेंगे। हाँ, तुम्हारे कोर्स के बारे में क्या तो पढ़ाओगे? टेक हाँ। होम मैसेज मेरा इतना पढ़ाने का जो आज मैंने डिस्कस किया है, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो अब आपको याद रखना चाहिए। और आप नहीं है तो आगे अपने आप को सेव कर सकते हैं अगर मेडिको लीगली जुड़े रहेंगे तो तो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो सर के फोटो के साथ में ही। हाँ, ले सकते हो, ठीक है ना। पहले तो हाउ टू सेव योर सेल्फ, अपने आप को कैसे बचाना है, हाँ। ठीक है। इतना करने के बाद तो अपने आप को बचा ही सकते हैं, मोस्टली केसेस में बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है हाउ एंड व्हेन टू टेक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपिनियन,
ठीक है, हर केस में हाँ। लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपने भी फॉरेंसिक पढ़ी हुई है और हमने थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ ली है उसमें। तो आपको पता है कि बेसिक हमको क्या करना है। जब बियॉन्ड द रूटीन अगर चीज़ें आती हैं तो आपको कहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं, मेरे से खुल के बात कर सकते हैं इस बारे में। फिर डिसीजन मेकिंग टू रूल आउट वेदर केस इज एमएलसी और नॉट। ठीक है ना हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं उसको डाल दूंगा, ऐप में डाल दूंगा, सर, डाल देंगे इसमें। ठीक है ना। ऐप में मिल जाएगा आपको। तो डिसीजन एकदम से नहीं दे देना है कि इसका एमएलसी होना है, डिसीजन एकदम से ये भी नहीं देना है कि इसका एमएलसी नहीं होना है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या, थोरोली एग्जामिन द केस। चौथा है एमएलसी वर्सेस नॉन एमएलसी। ठीक है ना। तो इस समझ गए होगे आप लोग कि एमएलसी केस है कि नहीं है। फिर प्रॉपर एग्जामिनेशन इन ऑल केसेस। दो केसेस के निचोड़ से निकाल सकते हैं आप। यंग केस है तो उसमें क्या हो सकता है, ओल्ड एज है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक बार थोरो एग्जामिनेशन कर लो हेड टू टो। आपका कुछ नहीं जाएगा, 5 से 10 मिनट ही लगता है उसमें। ठीक है ना। लेकिन आप अपने आप को बचा पाओगे। ठीक है। फिर छठवां होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी केस में अगर आपने हिस्ट्री प्रॉपर ली है तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे रूल आउट हो जाती हैं। ठीक है ना। हिस्ट्री का मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस मेडिकल लीगल केस में क्या होता है। फिर कंसेंट इन एमएलसी, कंसेंट लेना है कि नहीं लेना है, मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको। फिर पुलिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारे एमएलसी बना लिया आपने, रिपोर्ट बना ली और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये भी अपने आप में एक क्राइम है। सेक्शन 201 में इसमें डॉक्टर पकड़ा जाता है। फिर डिसीजन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अपना डिसीजन नहीं होता है पोस्टमार्टम करने का, दिस इज द डिसीजन ऑफ पुलिस। ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एमएलसी। तो एमएलसी बाद में करो, पहले उसको ट्रीटमेंट दो। पेशेंट बचाना पहले जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर आप एमएलसी के चक्कर में लग गए और पेशेंट निकल गया तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे और वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आज के 2 बेसिक्स केसेस। ऑफ हाँ। एमएलसीज। थैंक यू वेरी मच। 2-4 बातें आपसे ये कर लूँ कि मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे कोर्स में क्या-क्या पढ़ाओगे? तुमने तो पूरा सही सिखा दिया, अब और कुछ बचा है क्या? ये तो शुरुआत है सर। ओके, फिर हाँ, फिर फिर? इसमें सर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जितने, मतलब ये अगर मैं आपसे एक इसका क्वेश्चन बनाऊं सर तो एक मेरी बुक भर जाएगी 300-400 पेज की, इनके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ओके। मैं एक जगह डिस्ट्रिक्ट में क्लास लेने गया था मेडिकल ऑफिसर्स की। तो मैं 2 घंटे के लिए गया था। तो वहाँ पे जो कभी आज तक बोले नहीं मीटिंग में, उनने कम से कम मेरे से 25 क्वेश्चन किए। तो मेरे को सुबह 9 से रात के 9 बज गए थे वहाँ पे। बाप रे! फिर मेरे को भागना पड़ा वहाँ से। तो मेडिकल ठीक है। लीगल है, आपके जितने डाउट हैं वो हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और आप लोग लोग। तुम्हारा नंबर माँग रहे हैं, मैं किसी को दूँगा नहीं। तुम्हें अपना नंबर बदलना पड़ जाएगा नहीं तो। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अपन कुछ और करेंगे, अपन एक ग्रुप या कुछ बना लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे इस मेडिको लीगल कोर्स का, जिसमें सर एज़ एन एक्सपर्ट रहेंगे, वो करते रहेंगे। वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़, मेडिको लीगल कोर्स में और क्या-क्या पढ़ाओगे? सर मेडिकल लीगल कोर्सेज में मैं बेसिक्स प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा हाँ। कि उसकी एक पूरी लिस्ट बना के, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और शॉर्ट में करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी किसी बुक का पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक केस पढ़ाऊंगा जो केसेस में कभी क्वेरी आई है और उसका क्या आंसर करना है, फिर कोर्ट में प्रेजेंट कैसे करना है, फिर डेथ सर्टिफिकेट है ना, हुँ, हुँ। और कंसेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ एमटीपी वगैरह आता है। पेरीफेरी में बहुत सारी टर्मिनेशन होते हैं लेकिन उनको एमटीपी का एबीसी सही नहीं पता है ना। सही बात है। करे जा रहे हैं लेकिन जब फंसते हैं तो बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं। एक ठीक है। मेरे पहचान के डॉक्टर फंसे थे सर, नर्सिंग होम ही हाँ। बंद हो गया तो उनका। तुम इतना डरा दोगे, हर कोई आदमी आ जाएगा कोर्ट में। हाँ, नहीं, बता रहा हूँ कि हाँ, उसका बेसिक्स क्या होता है, पीसीपीएनडीटी का जो हाँ। प्रैक्टिकल है वो क्या होता है। फिर ठीक है। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपको क्या वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में करना है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो मैं बता दूंगा। हाँ, हाँ। एमएलसी रिपोर्ट कैसे टाइप करना है, कैसे राइट करना है, कैसे चीज़ों को मेंशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक सर ये है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बता नहीं पाऊंगा मैं, तो ठीक है। वो मैं डिटेल में बताऊंगा तो इनको। ये इतना अपना सेक्सुअल विक्टिम का एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल बिल्कुल। बताओगे, और ये न्यूबॉर्न डेथ और वो सारी जो जितनी चीज़ें होती हैं सब। सारी सारी चीज़ें सर, अल्कोहल एग्जामिनेशन भी बताऊंगा। ठीक है। हाँ। कि बेसिकली कोर्स का अपना पर्पस ये रहेगा कि एक आदमी जो ओपीडी में बैठा है या आईसीयू का डॉक्टर है, या फॉर दैट मैटर कि खुद का एक छोटा सा सेटअप रन कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका डे केयर सेंटर चलता है। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अस्पताल खोल लेते हैं, मुझसे ज़्यादा ही कमाते हैं हर कोई। एनीवे, तो जिसका भी सेटअप चल रहा है वो लोग अपने सेटअप में कैसे सेफ रहें, कि नहीं तो क्या होता है कि एक बार का एक केस आपके सालों के प्रॉफिट्स खा जाता है। एनीवे, तो मेडिको लीगल कोर्स भी हम सर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इनको भी पकड़ के लाएं। एक तो दिक्कत क्या होती है, इन सबको पकड़ के लाना मुश्किल पड़ता है, पर अब ये आ गए हैं तो उम्मीद है कि ये हमारे साथ बने रहेंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हैप्पी लिखें। और भी बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, जैसा हमने सुबह बताया, लेक्चर के पहले बताया था कि डायबिटीज़ पे कोर्स आएगा,
और इसके अलावा सेक्सुअल मेडिसिन पे कोर्स आने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक टॉपिक ऐसा है कि जो अनछुआ है। सबके पास इसके मरीज आते हैं पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एकदम से वो बात अश्लील लगने लगती है। हम उस चीज़ को सभ्यता के दायरे में रखते हुए बीमारी समझ के कैसे ट्रीट करेंगे, उस बारे में भी बात होगी। वो कोर्स भी आपको बड़ी जल्दी 1 आध महीने में देखने को मिलेगा। वो मैडम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 29 फरवरी के पहले बना के देंगी, बट पहले एक बार शुरू हो जाने दो, फिर अपन कोई प्रॉमिस करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हैप्पी लिखना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, देखते रहना। और मेडिको लीगल कोर्स शुरू होगा, जो भी लोग डायमंड में हैं उनको ऑलरेडी मिल जाएगा, और बाकी जो लोग नहीं हैं वो आकाश से कांटेक्ट कर लें कैसे क्या रहेगा। राइट, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।